नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति पीसीएस चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह है यूपी आरओ एआरओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र और उसमें भारतीय राज्य तंत्र का प्रारंभिक परीक्षा 2010 का प्रश्न पत्र है। 2010 में दो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, 2 बार हुआ था। तो पहला जो हुआ था उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। यह जो है विशेष प्रारंभिक परीक्षा उस साल लिया गया था। तो हमारे पास चूंकि प्रश्न पत्र है तो हम कोशिश इसीलिए कर रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या आ गई है तो हम उस पर विचार विमर्श करके जाएं। चलिए, तो इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तकरीबन 11-12 प्रश्न जो है इस दो विशेष प्रारंभिक परीक्षा 2010 में पूछा गया था। तो ये सिर्फ भारतीय राज्य तंत्र की बात कर रहा हूँ। पहला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद, कीवर्ड इसमें क्या है, अनुच्छेद की बात की गई है, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। यानी कि कारखाने में बालक जो हैं, बालक कहने का मतलब है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनका क्या है, प्रतिषेध करता है, यानी कि वो कारखानों में काम नहीं कर पाएंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है? यह विकल्प दिया गया है अनुच्छेद 19, 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ अगर आप विकल्पों पर नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सभी जो है वह फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट जो है संविधान के भाग 3 में पड़ जाता है। ठीक है, 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स विभक्त किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 24। एक चीज मैं आपको बता दूं, यानी डी होगा अनुच्छेद 24। इस तरह के प्रश्न जो है वह आपको राज्य स्तरीय एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, जहां बिल्कुल तथ्यों के आधारित प्रश्न होगा। यानी कि आप उस चीज को याद कर पा रहे हैं तो आप परीक्षा भवन में उसका जवाब दे पाएंगे, अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे सकते। इस प्रश्न की प्रकृति अगर आप देखें तो इसी तरह का है, यह पूरी तथ्य के आधारित पर है। लेकिन अब जैसा कि हम लोग करते हैं कि हम थोड़े इर्द गिर्द उस चीज को समझ लेते हैं ताकि हमें मोटा मोटी चीजों की समझ हो जाए। देखिए, अनुच्छेद 24 की जब बात की जाती है तो अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, बालक बालिकाएं जितने भी हैं, उनको जोखिम भरे जगहों पर काम करने नहीं दिया जाएगा। उस जगहों पे प्रतिषेध होगा। इसमें कल कारखाना भी आ जाएगा, कोई ऐसा उद्योग है जहां जोखिम हो सकता है उन बच्चों के लिए, इन सभी चीज़ों पर प्रतिषेध किया गया है। वहीं विकल्प में अनुच्छेद 23 की बात की गई है। अनुच्छेद 23 जो है वह बलात् श्रम की बात करता है, खरीद बिक्री की बात करता है, यानी कि व्यक्ति की खरीद बिक्री अगर की जाती है, बेगारी किया जाता है, तो इन सभी चीज़ों पर वह प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 23 के तहत। उसके बाद विकल्प देखेंगे अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता का अंत करता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 6 प्रकार में इसे विभक्त कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स को। तो यदि देखेंगे आप अनुच्छेद 17 तो ये पहले प्रकार में आ जाता है, समता का अधिकार कहा गया है। ठीक है, समता का अधिकार। अब समता का अधिकार कहां से कहां है, तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। ये 5 आर्टिकल जो है वो समता के अधिकार की बात करता है। इसीलिए जब आप अनुच्छेद 17 को देखेंगे तो यह कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत के अंत की बात करता है। यदि आप छुआछूत करते हैं तो यह निश्चित तौर पे आपके लिए दंडनीय हो जाएगा। तो यह बातें की गई है। अब अनुच्छेद 19 कहा गया है। अनुच्छेद 19 है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है कि आपको इस बात की पूर्णतः आज़ादी है कि आप अपनी बात जो है, आप अपनी अभिव्यक्ति को रख सकते हैं किसी के समक्ष। इसका सही जवाब डी हो जाएगा अनुच्छेद 24। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों, यहां भी अनुच्छेद कहा गया है, में से किस एक को डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? ठीक है, संविधान के शिल्पकार कहे जाते हैं डॉक्टर BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो कहा गया है कि कौन सा अनुच्छेद इसमें से है जिसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। हृदय और आत्मा कहने का क्या तात्पर्य है, यानी कि वो बहुत जरूरी हो जाता है। वहां से अगर व्यक्ति का आत्मा की बात करेंगे, हृदय गति रुक जाए तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी संविधान को लेकर के यही बातें BR अंबेडकर कहना चाहते थे। इस पर भी नजर दौड़ाएंगे तो ये फंडामेंटल राइट से ही चारों विकल्प लिया गया है। यह भी प्रश्न जो है वह तथ्य के आधारित है। इसका सही जवाब होगा डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को लेकर के BR अंबेडकर ने कहा था कि यह जो है संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका संरक्षण करेगा। कौन? अनुच्छेद 32, यानी कि आपका जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उसका संरक्षण करता हुआ यह नजर आएगा। ठीक है,
और इसके अलावा जो है इसे संविधान का उपचार भी करने का अधिकार दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की जब बात की जाएगी तो अनुच्छेद 32 की बात की जाएगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, अनुच्छेद 32। चलिए अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार में कहा गया है कि क्या ये एक फंडामेंटल राइट है या फिर एक विधिक अधिकार है। ये दोनों जो टॉपिक है दोनों हो सकता है या कोई एक हो सकता है, लेकिन हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। देखिए, सूचना का अधिकार जो है वह मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। कहने का मतलब यदि कोई चीज़ सूचना आपको सरकार किसी मुद्दे पर नहीं देना चाहे तो सरकार उसे रोक सकती है। किसी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो सकता है, कोई और भी वजह हो सकता है, उसकी कारण उसे बताया जाएगा। लेकिन यह विधिक अधिकार जरूरी है, यानी कि यह कानूनी अधिकार है। अगर सरकार यहाँ रोकती है तो आप क्या करते? अगर मौलिक अधिकार होता सीधे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते कि राज्य जो है मेरे मूल अधिकार का हनन कर रही है। लेकिन इस संदर्भ में आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, इसमें भी कुछ प्रावधान किए गए, उसका लाभ आपको जरूर मिलता आएगा। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 2005 में। इन चीज़ों को नोट करते चलिए। सूचना का अधिकार जो 2005 में आया था तो यह तय था कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। ठीक है, और क्या करना है? पारदर्शिता की बात की गई है ना। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना है शासन प्रशासन में, ताकि कामकाज अच्छे तरीके से हो सके, इसीलिए पारदर्शिता जरूरी है और भ्रष्टाचार को खत्म करने की आवश्यकता है। इसी ध्येय के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया था, जो कि 12 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 से यह क्या हो गया था? लागू हो गया था, यानी कि राष्ट्रपति महोदय की संस्तुति इसे मिल गई थी और यह कानून का रूप ले चुका था। चलिए, तो तीसरा जो हो जाएगा उसका सही जवाब बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी, ध्यान देना है, सेकेंड जनरेशन की बात की गई है, द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार कहा जाता है। यहां पर इस चीज को लेकर के आप देख लिए, 4 विकल्प दिया गया है: काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार। देखिए, इसमें कहा जाता है कि एक फर्स्ट जनरेशन का अधिकार होता है, सेकंड जनरेशन का अधिकार होता है, थर्ड जनरेशन का अधिकार होता है। यह दरअसल जो है थोड़ा पॉलिटिकल फिलॉसफी से प्रश्न पूछ लिया है। इसकी समझ अगर आपको होगी तभी आप इस प्रश्न का समाधान कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार को लेकर के बात की गई है, तो इसमें हम थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए, प्रश्न तो यह भी यही है कि यदि आपको जानकारी होगा तभी इसका जवाब दे पाएंगे। पहले क्या होता था, हालांकि आप रिसेंट ईयर का देखेंगे, आरओ एआरओ का एग्जाम 2021 का पेपर 2017 का, तो काफ़ी बढ़िया प्रश्न आता है जिस पर आप चिंतन मनन कर सकते हैं, फिर जवाब का आप सृजन कर पाएंगे। लेकिन जैसे 2010 का पेपर आपने देखा, 2013 का पेपर देखा, उस वक्त बहुत ज़्यादा फैक्चुअल प्रश्न होता था। जवाब आया तो आप दे पाए, अन्यथा आप नहीं दे पाएंगे, आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तो यह चीज़ें कही जाती रही। अब यहाँ पर हम इसके में भी देखेंगे, अगर द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार आप जानते हैं तो आपको जवाब दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। चलिए, हम थोड़ा सा विस्तार से आपको इसको बताते हैं। प्रथम पीढ़ी का मानव अधिकार की जो बात की गई थी, वह कहा गया था पहले कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा। 2 तरह की, फर्स्ट जनरेशन का, 3 जनरेशन का अधिकार देने की, मानव अधिकार से संबंधित बात कर रहा हूं, इसके लिए 3 जनरेशन का अधिकार कहा जाता है। तो इसमें कहा जाता है नागरिक अधिकार की बात की गई और इसके साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी लोगों को दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें जो है पहले शुरुआत यहां से हुई थी इन चीजों को लेकर के। उसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन का अधिकार, जो कि आपको प्रश्न में पूछा भी गया है। सेकेंड जनरेशन का अधिकार जो है वह बहुत जरूरी हो जाता है। सेकेंड जनरेशन के अधिकार को लाल अधिकार भी कहा जाता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे किताबों में आपको ये सब चीज़ें लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सीधा प्रश्न का जवाब मिलेगा, सही व्याख्या नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो जैसे लाल अधिकार मैंने बताया, ये सब चीज़ें आपको देखने को बहुत ही कम जगह मिलेगा। तो इसमें जब बातें की गई कि भाई पहला जनरेशन जो है नागरिक अधिकार आपने दे दिया, आपने राजनीतिक अधिकार दे दिया, तो अब बच जाता है क्या? समता का अधिकार की बात की गई द्वितीय पीढ़ी में, कि कानून के समक्ष जो है वह सभी नागरिक जो है वह समान उसे दर्जा मिले। ठीक है, उसके साथ भेदभाव ना हो। और जब समता के अधिकार की बात की गई सेकेंड जनरेशन में, तो इसमें कहा गया कि समता किस किस आधारों पर दिया जाएगा। तो समानता की बात में आर्थिक आधार जोड़ा गया कि अर्थ के लेवल पे भी समानता का अधिकार दिया जाएगा, सामाजिक आधार दिया जाएगा, सांस्कृतिक अधिकार जो है वह भी दिया जाएगा, और इन सभी में समता के अधिकार का पालन किया जाएगा। भेदभाव राज्य यहां पर करती हुई नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब आते हैं हम थर्ड जनरेशन के अधिकार पे। जब ये चीजें पूरी हो गई, अब जरा ध्यान से देखिए कि पहले नागरिक अधिकार सबसे मूल अधिकार होता है, नागरिकों को देने वाले अधिकार, ताकि वो एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकें। इसीलिए नागरिक और फिर राजनीतिक,
कि अगर गुणवत्तापूर्ण जीवन जिया तो वह प्रतिनिधि के रूप में शासन प्रशासन में शामिल हो सके, तो राजनीतिक अधिकार उसे मिले, या फिर जो उस पर शासन करेगा उसका वो खुद चयन कर सके, यह भी उसे अधिकार मिला। तो यह बातें यहां पर की गई। उसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन का जो अधिकार आता है, यह तकरीबन आप समझ लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद इसकी परिचर्चा जो शुरू हुई थी। और उस वक्त यह कहा गया कि अब इस वक्त आ गया है नागरिक और राजनीतिक अधिकार देने के बाद कि समता का अधिकार दिया जाए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यहां पर इसकी चर्चा शुरू हुई। और जब यहां पर समता के अधिकार की बात आ गई, फिर आया थर्ड जनरेशन की बात। और थर्ड जनरेशन जो है एक स्टेप और आगे बढ़ता है, और यह क्या कहता है, शांति की बात करता है। शांति, समृद्धि, विकास, इन सब चीजों के अधिकार की बात करता है। तो ये तीन तरह के आपको अधिकार जो है वह मानव अधिकार के तहत बताए गए हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आएगा। आज के जितने समस्याएं आपको दिख रहा है ना, जैसे शांति की बात की गई, समृद्धि हो गया, विकास हो गया, जैसे कि आप खाद्य सुरक्षा की बात कर सकते हैं, सांस्कृतिक बातें कर सकते हैं, ये सब जो है थर्ड जनरेशन के अंदर डाल दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार पूछा गया था, और इसका सही जवाब जो है वह समता का अधिकार हो जाएगा, यानी कि चौथे प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का, यहां देख लीजिए, भारत सरकार का प्रथम पूछा गया, ध्यान रखना है, विधि अधिकारी समझा जाता है। दरअसल इस प्रश्न को थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा आपको। यहां पूछा गया प्रथम विधि अधिकारी। अगर इंग्लिश में इस प्रश्न को देखते तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो टॉप मोस्ट विधि अधिकारी हैं, लॉ ऑफिसर हैं इंडिया के, मतलब सर्वोच्च पद, वह कौन होते हैं। दरअसल यह प्रश्न जो है आपसे यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्रश्नों को समझ लीजिए। अब यह देखिए बिल्कुल फैक्ट है, सी जवाब इसका होगा, यानी कि महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत के टॉप मोस्ट लॉ ऑफिसर हुआ करते हैं। इसके संदर्भ में हम कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको कहा गया है भारत सरकार को लेकर के, यहां पर राज्य सरकार को लेकर के भी बातें की जा सकती है, तो आपको थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ लेना है। अब विधि अधिकारी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर कुछ बातें हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे कि आप अगर पढ़ेंगे संविधान, तो अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 76 जो है इसकी नियुक्ति की बात करता है। किसकी नियुक्ति की बात करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करता है। आर्टिकल 76 में यह कहा गया है, और इसमें यह भी कहा गया है कि इसकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, और यह राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो इसमें यह ध्यान रखना, कई बार प्रश्न में आ सकता है। अभी इस बार के प्रश्न में आ गया कि कौन है सर्वोच्च जो लॉ ऑफिसर होगा। अगली बार आ सकता है कि इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है, या किनके द्वारा हो सकता है, या किनके प्रसाद प्रयत्न यह कार्य करता है। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 76 जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 5 का सी, महान्यायवादी। अब चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। अच्छा, उससे पहले एक चीज बता दूं कि आप लोग को परेशान नहीं होना है। इसका जो पीडीएफ है वह संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो आप अच्छे से समझिए, या जरूरी जो चीजें लगता है, जैसे मैं कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा बताते चलता हूं, तो आपको लगता है कि ये बातें जान लेना चाहिए, उसे नोट करते चलिए एक पेज में, या आपके नोट्स बुक में कहीं भी आप अपडेट करना चाहते हैं। और ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल ही जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। वहां ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप संस्कृति आईएएस का ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद जितने भी लेक्चर होते हैं, जितने भी यूट्यूब पे, चाहे संस्कृति आईएएस के या संस्कृति पीसीएस के, वह सभी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। उससे आपको आसानी होगी काम करने में। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की बात की गई है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। वार्षिक प्रतिवेदन जो है वह किसे सौंपता है? दरअसल यह बताया गया, जो कि आप यहां देखेंगे 4 विकल्प दिया गया है। प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को। अब यह प्रश्न जो है बिल्कुल यहां भी आप देखेंगे फैक्ट है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। यह प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को। छठे प्रश्न का जवाब आपको राष्ट्रपति का होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं तो हम इसमें भी देखेंगे। संविधान के भाग 14 में इस बात की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 14 का यदि आप आर्टिकल देखेंगे तो 315 से लेकर के 323 आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर 315 से 323। अब 315 से 323 यहाँ पर काफी समय लग जाएगा बताने में, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। इसके तहत यहाँ पर बातें की गई है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसकी बातें भी की गई है, और संघ लोक सेवा आयोग जो है उसकी बातें भी की गई है, और यहाँ पर इसके गठन को लेकर के चर्चा किया गया है।
मैंने दोनों चीज कहा यहाँ पर, संघ लोक सेवा आयोग की भी बात की है और लोक सेवा आयोग, जैसे कि मान लीजिए बिहार का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, तो उसकी भी चर्चा की गई है कि उसका गठन वगैरह कैसे होगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से इन सब चीजों को पढ़ लेना है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये राष्ट्रपति को जो है प्रतिवेदन देती है संघ लोक सेवा आयोग, और यह प्रतिवर्ष देना होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा छठे का बी, यानी कि राष्ट्रपति को। चलिए, सातवां प्रश्न जो है वह थोड़ा सा दिलचस्प है। अगर मेरे नजरिए से देखें तो यह प्रश्न मैं अच्छा प्रश्न मानता हूं, और आप लोगों को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस प्रश्न को लेकर के। यह प्रश्न की प्रकृति भी जो है थोड़ा सा अलग है। देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिया गया है, यानी कि दो स्टेटमेंट दिया गया है। एक जो है इसका कथन है और दूसरा जो है इसका कारण है, यानी कि इस कथन का कारण है, इसको यह पुष्ट करेगा। जो कहा गया है कथन, कारण देकर के उसको पुष्ट किया जाएगा, और यह विकल्प के माध्यम से ही आपको करना है। यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, उसके आधार पर 4 विकल्प आपको दिया गया है, उसमें से कोई एक सही जवाब होगा। तो ठीक ठाक दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा कि यह प्रश्न जो है वह अच्छा है। कथन एक देखते हैं, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा, यहाँ अर्हता की बात की गई कि उपराष्ट्रपति कोई व्यक्ति बनता है तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है, यानी कि वह व्यक्ति तभी उपराष्ट्रपति हो सकता है जब उसकी मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है वह इतना है कि राज्यसभा का वह सदस्य हो सकता है। ये बातें की गई है तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा यहाँ क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। हमारे संविधान में यह बात वर्णित है कि भारत का उपराष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति होगा, ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह अपने आप राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते हैं ना, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के जो पदेन सभापति हो जाते हैं, राज्यसभा के सभापति चुनने का कोई ये चुनाव वगैरह नहीं होता। इस चीज को समझ लेना है, इसीलिए यहाँ पर आपको राज्यसभा दिया गया था। तो अगर आप यहाँ समझेंगे तो आपको हिंट मिल जाएगा इसमें। ये स्टेटमेंट सही है। तो मैंने क्या कहा था, एक कथन होगा, दूसरा उसका कारण होगा। चलिए कारण वाले पर पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसकी बात हमने पहले ही कर दी थी, तो निश्चित तौर पर यह सही होता है और यह सही होगा, और यह जो है इसका कारण भी हो जाएगा, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि कोई व्यक्ति पात्र तभी होगा जब वो राज्यसभा का सदस्य होगा। पहली चीज यही है, तो यहां पर इसको ये बात जो है पुष्ट भी इसको करते हुए नजर आ रहा है। विकल्प में देखेंगे तो दोनों ए और आर सत्य हैं, तो दोनों सत्य हैं, तथा आर जो है ए का मान्य स्पष्टीकरण है, तो यह भी सही है। यानी कि इस प्रश्न का सातवां का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां पर ये चीजें क्लियर आ गई। कुछ इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इस तरह के प्रश्न का आप समाधान करेंगे ना तो कई टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने उपराष्ट्रपति पढ़ा, उसकी अर्हताएं आपने देखी कि उपराष्ट्रपति कौन व्यक्ति होना चाहिए, तो आपके दिमाग में आएगा कि सबसे पहले क्या हो, वह भारत के नागरिक हो। भारत के नागरिक होने का मतलब हो गया उसके बाद कि लाभ के पद पर ना बना हुआ हो, या जिस वक्त वह उपराष्ट्रपति चयनित हो गया हो वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। या एक चीज और समझ लीजिए कि यदि वो किसी सदन के सदस्य हैं तो जिस दिन वो उपराष्ट्रपति के रूप में अपना शपथ ग्रहण कर लेंगे उसी दिन माना जाएगा, उसी दिन से अपने आप कि इन्होंने उस सदन की सदस्यता का त्याग कर दिया है। और चौथी बात जो मैंने पहले बता दिया कि वह पदेन सभापति होंगे राज्यसभा के। तो इतनी सारी बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए एक प्रश्न के समाधान करते हुए। इस तरह से अगर आप समग्रता से पढ़ेंगे फिर इसके इर्द गिर्द का भी यदि कोई प्रश्न आता है तो वो आपसे नहीं छूटेगा। चलिए अब 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि कौन सही है, 4 विकल्प दिया गया है। मेरी नज़र में यह प्रश्न भी अच्छा है। मैं इस तरह के प्रश्न को पसंद करता हूँ जो ज़्यादा फैक्चुअल ना हो, थोड़ी सी चिंतन मनन करने के लिए आपको विवश करें। लेकिन इस प्रश्न में कुछ चीज़ें गड़बड़ी भी है, इसलिए हम यहाँ स्टार लगा देते हैं। इस पर मैं चर्चा करूँगा कि क्या गड़बड़ी है। दरअसल गड़बड़ी कुछ नहीं है, समय के साथ चीज़ें बदल जाती है। यह प्रश्न पत्र कब का है, 2010 का है और अभी हम 2023 में हैं, तो समय के साथ कुछ चीज़ें बदल जाएगी, इसीलिए यहाँ पर कुछ विकल्प में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जवाब इसका आयोग के आधार पर, उस वक्त के आधार पर क्या होगा वह भी बता दूंगा, लेकिन वह जवाब अभी के लिए काबिल नहीं है। चलिए 8वें के पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार जो है आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो पहला चीज आपसे यही पूछा गया है। देखिए अनुच्छेद 21 के तहत ये बातें की गई है।
आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 जो है वह बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब भी आप फंडामेंटल राइट को पढ़ें तो अनुच्छेद 21 को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसका यह अधिकार है उसके पास कि वह संविधान की व्याख्या करता है, संविधान को एक्सप्लेन करने का काम करता है, और समय समय पे ये चीज़ें होते रहता है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संभव है 2 साल बाद उससे कुछ आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 को डिफाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे राइट टू लाइफ भी कहा, यानी कि जीवन का अधिकार कहा। और जीवन के अधिकार में अब इतनी सारी बातें शामिल हो गई है कि अच्छे अच्छे जानकार भी यहाँ उलझ जाते हैं। इसीलिए कहा मैंने कि आर्टिकल 21 को बहुत अच्छे से आपको देख के जाना होगा। इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात की गई है। अब यहाँ कहा गया है कि यह जो मूल अधिकार है, यदि देश में इमरजेंसी लग जाता है किसी भी कारणवश से, जो इमरजेंसी लगने के कुछ कारण हैं, हमने उस पर पहले चर्चा किया है, तो इमरजेंसी लगने के बावजूद भी यह जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यह अधिकार या इस अधिकार से राज्य आपको वंचित नहीं कर सकती है। दरअसल यह पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया है कथनों पर विचार कीजिए। तो एक कथन हमारे पास यहां पहुंच गया है। अब यह कथन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 और सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिफाइन करते हुए यह कह दिया है, तो यानी कि यह सही हो गया। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। यह स्टेटमेंट भी सही है। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात की गई है। मैंने पहले भी कहा है कि उपराष्ट्रपति जो हैं वह कहाँ के पदेन सभापति होंगे? राज्यसभा के। इसलिए यहाँ पर राज्यसभा द्वारा पारित, राज्यसभा को यहाँ पर वरीयता मिलता है, और लोकसभा यदि उसे सहमत हो गया तो इसके संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो पहला और दूसरा जो है वो दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। अब तीसरा, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली हैं। मैंने कहा था ये 2010 की स्थिति थी, ठीक है, उस समय अरुण जेटली थे, तो आयोग उसी के हिसाब से इस प्रश्न का जवाब दी है। तो उस समय के हिसाब से ये सही था, लेकिन आज 2023 में ये सही नहीं है। 2023 में बदल गया है मामला। राज्यसभा में यहाँ पर विपक्ष के नेता की बात की गई है, पक्ष के नहीं, सत्ता पक्ष के नहीं, विपक्ष के नेता। और राज्यसभा में अभी विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के आप जानते हैं कि अध्यक्ष भी हैं। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ हो जाएगा। अगर आयोग को देखें तो आयोग उस वक्त के हिसाब से सही मानेगी इसे, यानी कि ये स्टेटमेंट आज के हिसाब से गलत है, ठीक है, आज के हिसाब से गलत है। योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया हैं। अब दो बातें समझिए, उस वक्त योजना आयोग तो हुआ भी करता था, अब योजना आयोग नहीं होता है, अब क्या होता है? नीति आयोग होता है। तो एक चीज यहां पहले हम समझ लिए कि योजना आयोग अब खत्म कर दिया गया। जब पहली बार ही मोदी गवर्नमेंट आई थी उसी समय यह फैसला किया गया था। उसके बाद अध्यक्ष, यदि मान लीजिए अभी योजना आयोग होती भी तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? अध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया हैं। देखिए प्रीलिम्स में तो ये सब प्रश्न नहीं आता है, कई बार आ भी सकता है, देख लीजिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस में एग्जाम में जो होता है उसका कुछ ठीक नहीं है, प्रश्न को कुछ भी पूछा जा सकता है बड़ा घुमा के। तो अगर देखिए उस समय योजना आयोग हुआ भी करती थी तो उसके अध्यक्ष जो है मोंटेक सिंह अहलुवालिया नहीं हुआ करते थे। इसमें अध्यक्ष के लिए पदेन पद की व्यवस्था थी, यानी कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा, ध्यान रखना है, भारत के जो भी प्रधानमंत्री होंगे वह योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे जब योजना आयोग हुआ करता था। और मोंटेक सिंह अहलुवालिया जो थे ये उपाध्यक्ष थे। क्या थे? उपाध्यक्ष। लेकिन अब इस तरह की व्यवस्था नहीं है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए यहां पर अध्यक्ष पूछा गया था जो कि पीएम हुआ करते हैं, ना कि ये थे, इसलिए यह स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है। उस समय के हिसाब से यदि हम जवाब ढूंढें तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो इसका आयोग डी इसका जवाब मान के चलेगी। लेकिन आज के स्थिति में इसका जवाब हम जो है यहां से लेंगे 1 और 2, यानी कि आज की स्थिति में हमारे लिए इसका जवाब ए होगा। मैंने दोनों चीज़ों पे चर्चा कर लिया है। आज विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और आज जो है योजना आयोग नहीं होता है, आज क्या होता है? नीति आयोग होता है। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि नीति आयोग भी बहुत चर्चा में रहता है। और नीति आयोग को ना थिंक टैंक ऑफ इंडिया करते हैं, प्रशासन का। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? पीएम। ऐसे ही नीति आयोग के भी अध्यक्ष जो है पीएम होंगे। तो इन्हीं के दिशा निर्देश में सारा काम होता है। और एक चीज मैंने कहा कि ये थिंक टैंक होता है, तो नीति आयोग का ना सीईओ भी हुआ करते हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि जो भी कार्य करवाना है, कार्य रूप चलाना है, जितने भी निर्णय लिए गए हैं, जमीन पे उतारना है,
उसकी देखरेख किस पर होगी, सीईओ पे। और सीईओ अभी अगर मैं बात करूं तो 25 फरवरी इसी साल में 25 फरवरी 2023 से नए सीईओ मिले हैं नीति आयोग को और उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो यह भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जवाब क्या, इसमें उलझन था, ये चीज समझ में आ गया। अभी के हिसाब से ए, उस हिसाब से डी। तो अभी के हिसाब से आप चीजें तैयार करके रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। ये मुख्यमंत्री से संबंधित है, इसलिए प्रश्न यह भी अच्छा है। आरओ एआरओ जो है वह राज्य स्तरीय एग्जाम है, इसलिए मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न आने की संभावना अधिक बनी रहती है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यह ध्यान रखना है। पुछल्ले शब्दों को सही से पढ़ना है, नहीं तो आप गलती कर बैठेंगे। तो नहीं है, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, कॉमन सी बात है, हम सभी जानते हैं मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही बात। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री जो है उनका पद क्या है, मंत्रियों में श्रेष्ठ हो जाता है, वो मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और जितने भी फिर मंत्री परिषद की बैठक वगैरह होती है तो मुख्यमंत्री जो है सामान्यतः यदि उपस्थित होते हैं तो वही अध्यक्षता किया करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखते हैं, सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। शब्द को ध्यान से पढ़ना है, समस्त, ऐसे शब्द जहां आ जाए ना, समस्त, सभी, केवल, किंतु, परंतु, तो थोड़ा ठहर जाइए, जल्दी से वहां पढ़ के आगे मत निकलिए। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। देखिए राज्यपाल, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, या मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन समस्त नहीं। यहाँ पर संविधान जो है राज्यपाल को कुछ विशेष शक्ति देता है, और राज्यपाल को एक विशेष शक्ति देते हुए संविधान कहता है कि जनाब आप अपने विवेक के आधार पर भी कुछ फैसले ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमने राज्यपाल पे मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया है, वहां पर आपको चीजें बताई भी है मैंने। तो राज्यपाल जो होंगे वह विवेक के आधार पर कई कामों को अंजाम देते हैं। यहाँ पर समस्त पूछा गया है और यही गलत है, यहाँ पर विवेक कर दिया जाता तो हो जाता है ना, तो ये जो है स्टेटमेंट यह गलत हो जाएगा। डी देख लीजिए, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, सही स्टेटमेंट है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सा कथन गलत है, यानी कि सही नहीं है। तो सही नहीं कौन सा हमारा आया था, सी। ठीक है, तो 90 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तकरीबन 12 प्रश्न पूछा गया था, तो 9 हम कर चुके हैं, 2-3 और प्रश्न बचा हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, और देखिए 370 तो वैसे भी बहुत चर्चा में रहा है, उस समय 2010 की बात है, ये 2010 का पेपर है, तब चर्चा में कितना था, ठीक है, लेकिन अब तो और ज्यादा चर्चा में आ गया है, मैं अभी बताऊंगा। जम्मू कश्मीर राज्य से, सिक्किम से, नागालैंड से, मणिपुर से, ये जम्मू कश्मीर राज्य से, फैक्ट है बिल्कुल, 370 जो है जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अब यहाँ पर ये 2010 में मान लीजिए पूछा गया, अभी राज्य पूछे तो क्या ये सब चीजें पूछेगा आपसे, इस बात को समझ लीजिए। राष्ट्रपति के आदेश से 370 जो है इसको निरस्त कर दिया गया, इसके अलावा 35A जो था इसको भी समाप्त कर दिया गया। ये सब काम कब होता है, 2019 में, 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को भारत के पार्लियामेंट ने यह निर्णय लिया कि राष्ट्रपति के आदेश से 370 को अब निरस्त कर दिया जाएगा और 35A भी समाप्त कर दिया गया। इसके साथ कई और निर्णय लिए गए। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत यह सारा काम किया गया था। इसके साथ ही ये काम क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर राज्य जो था, आप जानते हैं JNK जो है, इसमें लेह लद्दाख का भी एरिया आता था, ठीक है। तो इस राज्य को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, एक भाग जो है जम्मू और कश्मीर हो गया, दूसरा हो गया लद्दाख वाला हिस्सा हो गया, लद्दाख वाला हिस्सा हो गया। और एक काम और क्या किया गया कि दोनों को यूटी बना दिया केंद्र सरकार ने, यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यानी कि केंद्र के प्रतिनिधि के द्वारा अब इन दोनों जगहों पर शासन होगा। एक और विशेषता कर दी गई यहाँ, यह जो है लद्दाख, वहां विधानसभा नहीं होगा। इन सभी बातों को आप नोट कर लीजिए, प्रश्न के समाधान करते हुए ना सभी बातों पर विचार कीजिए कि कहां से मुद्दा जुड़ सकता है। तो विधानसभा यहां नहीं होगा, एकदम क्लियर कर दिया गया है। लेकिन पार्लियामेंट में कई बार जो है गृह मंत्री अमित शाह जी खुद कह चुके हैं कि यहां पर विधानसभा होगा, इसकी बात की गई है इस अधिनियम में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में इस बात की चर्चा की गई है कि 2 भाग हो गया, यूटी हो गया, 20 चुनाव जो है विधानसभा चुनाव होगा। यहां पर एक LG होंगे, LG जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, जो अभी मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के। यहां एक चीज बातें समझ लीजिए कि विधानसभा चुनाव होना तो है, लेकिन अभी ये यूटी में ही बना हुआ है, विधानसभा चुनाव हुआ नहीं है 2019 के बाद।
केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर जो है आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावित राज्य रहा है, काफी परेशान रहा है, तो जब ऐसी अनुकूल स्थिति होगी कि यहाँ चुनाव कराया जा सकता है तो निश्चित यहाँ पर चुनाव हो जाएगा विधानसभा की, यह बातें कही गई है। फिलहाल जो है स्थिति है कि यहाँ पर एलजी के द्वारा शासन प्रशासन सबका काम होता है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो इसका 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से, अभी के हिसाब से भी वही सही है, 2010 के हिसाब से भी ये ही प्रश्न सही होता। चलिए अब 11वां प्रश्न, 11वें प्रश्न को भी थोड़ा सा हम विस्तार से देखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए कि 11वें प्रश्न कहता है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। 2010 में पूछा गया है और 2010 में जो चीज पूछा गया है वह आज भी रिलेवेंट है, आज भी ये विवाद चल रहा है। कावेरी नदी का विवाद जो है इसमें 4 राज्य इन्वॉल्व हैं और प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा अगर आप देखेंगे, भारत के दक्षिणी राज्य, तो 4 दक्षिणी राज्य जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक बड़ा राज्य हो जाता है तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, 2 छोटे राज्य हैं, एक तो केरल हो जाएगा और एक हो जाएगा पांडिचेरी। पांडिचेरी जो है वह यूटी है। इस प्रश्न को जब मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर वाले, तो यहां पर एक ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की स्थिति अब ठीक वैसी ही हो गई है जैसे दिल्ली की हो गई है या पांडिचेरी की हो गई, ऐसे जेएनके की। यानी कि 2 स्टेट पहले से था यूटी का, केंद्र शासित प्रदेश, जहां केंद्र शासित प्रदेश तो है लेकिन वहां चुनी हुई सरकार प्रशासन चलाएगी। यहां पर दिल्ली में भी आप जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार चलती है, और यहां पर पुडुचेरी में भी यही होता था, यानी कि यूटी होने के बाद भी विधानसभा चुनाव होता था। ऐसे ही जेएनके में भी समय के साथ हो जाएगा। तो इस प्रश्न में एक चीज और ये ऐड कर दीजिए। अब आ जाते हैं पुडुचेरी। तो यहां पर ये 4 राज्य जो है इस विवाद में उलझे हुए हैं। कावेरी नदी का विवाद जो है वो काफी पुराना है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक से होता है। कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम सही से यहां लिख लीजिएगा, कोडागु डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो कोडागु डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। आज भी ये विवाद जो है निश्चित तौर पर चर्चा में रहता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब इसके आखिरी प्रश्न पे आते हैं। इस 2010 में राज्य व्यवस्था से 12 प्रश्न पूछा गया था। तो आखिरी प्रश्न पे, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी। यहाँ बंबई या मुंबई हो गया है, मद्रास चेन्नई हो गया है, कलकत्ता जो है कोलकाता हो गया है। तो शब्दों को थोड़ा सा अपने हिसाब से अरेंज भी कर लेना है। यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, हाई कोर्ट से संबंधित बातें की गई है। अब देखिए प्रश्न क्या है, पूरी तरह से फैक्ट है। यदि आपको याद है तो जवाब दे पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। इसका जवाब जो हो जाएगा 1861 हो जाएगा। 1861 यानी कि आप ब्रिटिश काल की बात कर सकते हैं, ठीक है। उस वक्त क्या हुआ था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 आया था। उसके तहत जो है यहाँ पर मतलब उस समय का बंबई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की बात हुई थी, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है पीडीएफ के माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए संस्कृति आईएएस के, और आप ये समझिए कि 2010 तक के जितने भी प्रश्न पत्र हो सकते थे प्रीवियस ईयर का आरओ एआरओ का मैंने डिस्कस करा दिया है। 2 और पेपर बचता है, वह उस वक्त आरओ एआरओ नहीं होता था। हम अगले लेक्चर में आएंगे तो उस पर थोड़ा विस्तार से आपको बता देंगे। तो इस लेक्चर तक मैंने तकरीबन 150 टॉपिक आपको प्रिपेयर कराया है पॉलिटी का। अगर आप देखेंगे मेरे सारे वीडियो जाके तो तकरीबन मैंने 150 टॉपिक, और 150 टॉपिक कहने का मतलब है कि पॉलिटी में बहुत कुछ बच नहीं गया है, ठीक है। तो आप फिर से मैं एक बार आपको कर दूं कंक्लूजन के तौर पे कि आप फंडामेंटल राइट्स को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डीपीएसपी पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज आपके लिए पढ़ना जरूरी है। ये जो प्रेसिडेंट की बात है, राज्यपाल, जब प्रेसिडेंट को पढ़िए तो राज्यपाल को पढ़ लीजिए, जब प्रधानमंत्री के बारे में पढ़िए तो मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लीजिए, संसद के कामकाज को समझ लीजिए, राज्य स्तरीय एग्जाम है तो कोई समितियों वगैरह के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन पढ़िएगा, 74वां संविधान संशोधन, और एक में नगर पंचायत वगैरह की बात की गई है 73वां में, और 74वां में नगर निगम वगैरह की, शहरी क्षेत्रों की बात की गई है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा विस्तार से अगर आप पढ़ के जाएंगे तो पॉलिटी से अब आपसे प्रश्न छूटेगा नहीं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।